हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। नेशनलिस्ट इन इंडिया, क्या बात है। नाम सुनने के बाद आपका रोवे खड़े हो गए होंगे। भैया हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आती है, हिस्ट्री बड़ी बोरियत फील होती है। तो भाई ये वीडियो देखने के बाद आपकी बोरियत आपसे दूर हो जाएगी और मानो ऐसा लगेगा कि आपको हिस्ट्री से प्यार हो गया है। 100% दावे के साथ प्रतीक पांडे कह सकते हैं। और भाई एक बात और मैं बता दूं, अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद अगर अगला बंदा आपका कंपटीटर कोई भी क्वेश्चन नेशनलिस्ट इन इंडिया से करता है, अगर आप ना बता पाओ तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ जी, एक बात मैं बता देता हूं कि लोकतांत्रिक हक है आपको चैनल को सब्सक्राइब मारने का, वीडियो को लाइक करने का और कमेंट करने का। क्या बात है जनता, जल्दी से सब्सक्राइब मार लो, कमेंट कर दो और लाइक कर दो। जैसा कि हमें भी पता है कि अगर आपके देश के बारे में, आपके राष्ट्र के बारे में अगर कोई भला बुरा कहता, यानी जब बुरा कहेगा तो आप आग बबूला हो जाते हो, जब कोई भला कहता है तो आप उसके साथ प्रेरित करते रहते हो, उसको आप बढ़ावा देते हो। तो यही प्रेम को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जो आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद, वर्ल्ड वार 1 के समय हमारे भारत की क्या स्थिति थी, किस प्रकार का राज कर रहे थे, फूट डालो और राज करो, तो वो चीज आपको समझनी है। बट अभी के लिए जनाब हम जानने वाले हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय हमारे देश की स्थिति, हमारे राष्ट्र की स्थिति आखिर कैसी थी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी पागलपंती के। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश वाले हम लोगों पे राज करते थे। जैसा ब्रिटिश वाले बोलते वैसा हम करते जाते, जैसा वो बोलते वैसा हम करते जाते। मानो कि ऐसा हाल था कि सबका डरना ब्रिटिश वालों से तो तय है। उस समय सब डरते थे, सबकी फटती थी यार ब्रिटिश वालों से। ऑब्वियस सी बात है, जब राज वो कर रहे हैं तो डरेंगे हम किससे। तो इनडायरेक्टली फॉर्म में इंडिया को भी उसमें इंक्लूड किया गया। किसमें? वर्ल्ड वार में। तो वर्ल्ड वार के दौरान इंडिया की क्या स्थिति थी, कैसे लोग जीवन यापन करते थे, खाने की शॉर्टेज पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, आर्मी कैसे आते थे, आर्मी को कैसे ज्वाइन किया जाता, सब कुछ इसमें हम डिटेल वीडियो जानने वाले हैं। इंपैक्ट नंबर 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंपैक्ट ऑफ WWI इंडियन राइट डाउन, जब ब्रिटिश वर्ल्ड वार लड़ रहे थे तो इंडिया का क्या हाल था। इंपैक्ट नंबर 1, lead to increase in defense expenditure of British Army, thus income tax introduced India। इसका मतलब ये है फैमिली आर्मी का डिफेंस स्ट्रक्चर बढ़ाना था, इसलिए इंडिया में टैक्स का बढ़ावा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है यार। इंपैक्ट नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है फैमिली। इन वार ईयर्स prices doubled by 1913 to 1918 result in extreme hardship in India। 1913 से लेके 1918 तक प्राइसेस का डबल कर देना। मानो कि कोई 5 रुपए की सामान उसको 15 रुपए में लेना, 10 रुपए की सामान उसको 20 रुपए में बेचना, तो प्राइसेस का डबल होना 1913 से लेके 1918 तक। इंपैक्ट नंबर 2 ये बताता है। इंपैक्ट नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडियन विलेज, मतलब कोई विलेजर जानना नहीं चाहता था यार, बट उनको जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन कराती थी ताकि वो लड़े। इंपैक्ट नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज, मतलब ये है कि इंडिया में रिजल्ट मतलब फूड का शॉर्टेज पड़ चुका था। मानो कि सब लोग भूख के बिना मरे जा रहे थे, मतलब फूड का शॉर्टेज था, तो खाएं क्या। इंपैक्ट नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1918 से 1919 तक फूड का शॉर्टेज हो गया था। मानो कि ऐसा हाल कि भूख के बिना सब तड़प रहे थे, भूख के बिना सब मरे जा रहे थे। इंपैक्ट नंबर 5 में यह बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921 में यह बताया जाता है कि 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं फूड के शॉर्टेज से, मतलब फंगस से और तमाम प्रकार की बीमारियां उस समय चल रही थी। तो इतने लोगों का मर जाना फूड के शॉर्टेज के कारण। बट भाई कुछ भारतीय ऐसा सोचते कि क्या पता कहीं वार के बाद हमारा यह स्थिति नहीं होगा, ये जो लोग मर रहे हैं वो मरने बंद हो जाएंगी, हमारी स्थितियां सुधर जाएंगी। बट भाई ऐसा नहीं हुआ, ये ब्रिटिशियन है। उसके बाद जैसे पुष्पा में अल्लू अर्जुन का एक्टिंग होता है, जैसे पुष्पा में अल्लू अर्जुन एंट्री मारता है, उसी प्रकार हमारे बापूजी यानी हमारे महात्मा गांधी जी एंट्री मारते हैं। 1915 में हमारे अल्लू अर्जुन यानी हमारे गांधी जी एंट्री मारते हैं एकदम अच्छे और नए स्टाइल में। ये भाई जब बापूजी का स्वागत हो ही गया है इस
वीडियो में। तो चलो एक बार लाइक कर दो आप बापूजी के लिए ये वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना गाइज। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बापूजी जब आ गए तो लोगों में एक अलग लेवल का एकता जागा। एकता जागने के बाद बापूजी ने लगातार 3 आंदोलन, 3 मूवमेंट को फॉलो किया। पहला मूवमेंट था 1916 में, मतलब 1916 में चंपारण बिहार में अगेंस्ट प्लांटेशन के अगेंस्ट उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगेंस्ट रेवेन्यू सिस्टम, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे यार, वो इतनी बुरी हालत में फिर भी वो हम लोगों से रेवेन्यू मांगते थे, उसके अगेंस्ट में 1917 में 1917 में बापूजी ने आंदोलन स्टार्ट किया। 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गुजरात में, इसके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट का शुरू किया, मूवमेंट लड़ा। अब भाई क्या होता है, अब पूछोगे भैया अब क्या हुआ, आगे की कहानी बताओ। तो आगे की स्टोरी बताने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। आगे की स्टोरी में ये होता है कि गांधी जी करते क्या है। गांधी जी सोचते हैं कि चलो भाई रिकॉर्ड ही बनाते हैं, 3 आंदोलन सक्सेसफुल रहा तो चौथा आंदोलन को भी सक्सेसफुल करते हैं। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च कर दिया। तो भाई अब कुछ गलत सा हो गया, लोगों में क्या ऐसी चीजें आ गई। चलो हम बताते हैं आपको आखिरकार रॉलेट एक्ट क्या होता है। रॉलेट एक्ट क्या होता है तो मैं बता दूं, रॉलेट एक्ट में किसी भी गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेस कर सकती थी, या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वो 2 साल के लिए जेल में भी डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के। रॉलेट एक्ट को फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, रॉलेट एक्ट का नाम एक और है, उसको कहते हैं ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको आप याद कर लेना। हाँ जी, फिर कुछ आगे की यूं कहानियां हम स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल 1919 की एक बात बताता हूं मैं। तो जैसा कि मैंने आपको डेट बता दिया, 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है, महात्मा गांधी जी एक हड़ताल लाते हैं। उस हड़ताल में एक रैली निकलता है, उसके अगेंस्ट, उसके रैली में उनके साथ साथ वर्कर फ्रॉम रेलवे वर्कशॉप के भी लोग आते हैं उस स्ट्राइक में। शॉप्स को क्लोज कर दिया जाता है। जब 6 अप्रैल की बात छिड़ी गई है तो चलो उससे 4 दिन बाद फिर आता है 10 अप्रैल। फिर 10 अप्रैल को क्या होता है उसकी बात मैं बताता हूँ। इन सब चीजों को देख के 10 अप्रैल 1919 को एक और घटना होती है। घटना यूं हुई कि पुलिस वालों ने एक मंदिर पर अटैक किया, मंदिर को तोड़ना ताड़ना ये सब किया। अब ये सब चीज देखने के बाद भारतीयों के अंदर एक अलग सा आग लगी तो उन्होंने क्या किया, पुलिस पे अटैक किया। उसके बाद प्रोवोकिंग वाइड स्पाइड, मतलब सब पे आग लगा दिया। उन्होंने भी कुछ अजीब कर दिया। किसने अजीब किया, ये जो हमारी जनता है। तो सत्याग्रह आंदोलन के लिए हड़ताल रची है। तो भाई अगर आप मन में कुछ ऐसा मुड़ा कि मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी में, तब तक आप जाओ चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो। सब चीज़ों को देख के गवर्नमेंट ने एक बढ़िया सा नुस्खा निकाला। उसने क्या किया, मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया। मार्शल लॉ को जब इम्प्लीमेंट किया तो जनरल डायल की एक धांसू एंट्री। जनरल डायल कौन था, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड प्रेजेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट, जिसका कि जलियांवाला बाग कांड कर दिया था यार भाई, जैसा कि आपको पता है जनरल डायल। तो धांसू एंट्री होती है जनरल डायल। फिर चलते हैं एक और छोटी सी स्टेप। भाई जलियांवाला बाग यहाँ नाम इसमें मेंशन हो ही चुका है, तो चलो जान लेते हैं आखिरकार जलियांवाला बाग क्या काम किया, कैसे हुआ था। जैसा कि आपको ही पता है कि 13 अप्रैल 1919 तारीख थी, 13 अप्रैल तारीख की 1919 साल था। उस दिन क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस